चुड़ैल और भेड़िया का रक्षाबंधन। पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ जंगल में काला घना छाया हुआ था। एक चुड़ैल आंखें बंद करके किसी विधि में लीन थी कि एक बड़ा राक्षस आकर उस पर प्रहार करता है, जिससे चुड़ैल गिर पड़ती है और कहती है, कौन है? ये किसने मुझे मारने का दुस्साहस किया है? सामने आओ। राक्षस अपनी शक्तियों से एक बार फिर चुड़ैल को पटकता है। कौन है यहाँ? मैं कहती हूँ सामने आओ। पीठ पीछे क्यों वार कर रहा है? लगता है तुम्हें मुझसे मिलने की ज्यादा जल्दी है, तो लो आ जाता हूँ सामने। ये कहते ही राक्षस उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, बालासुर तू फिर से कैसे आ सकता है? तुझे तो हमने मार दिया था ना। तुम में इतनी ताकत नहीं है जो बालासुर को खत्म कर सको। पिछली बार तुम जरा सा चूक गई, इसलिए मैं मरते मरते बच गया। बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस बार दोनों को मार डालूंगा। लगता है तू भूल रहा है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, और चुड़ैल से बचना किसी आम इंसान या राक्षस के बस में नहीं है। तो कैसी हंसीदायक बातें कर रही है। मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। ठीक है, अब मैं जो तेरी दशा करने वाला हूँ तू सोच भी नहीं सकती चुड़ैल। तू खुद खोखला है और बातें भी बिल्कुल वैसे ही करता है। लगता है पिछली बार जो तेरे साथ हुआ था वो भूल गया। तुझे अभी याद दिलाती हूँ। ये कहते ही चुड़ैल हवा में उछलकर एक पैर उस राक्षस के मुंह पर मारती है, जिससे वो राक्षस गिर पड़ता है और कहता है, चुड़ैल टाइन, तेरी ये मजाल, अब तू नहीं बचेगी। तभी उठकर राक्षस चुड़ैल पर हमला करता है। दोनों में तलवार युद्ध छिड़ जाता है। कभी चुड़ैल राक्षस पर भारी पड़ रही है तो कभी राक्षस चुड़ैल पर भारी पड़ रहा है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। दोनों अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। तभी राक्षस एक जोरदार बड़े से गोले का वार उस चुड़ैल पर करता है, जिससे वो शक्तियों में जकड़कर बंदी बन जाती है और कहती है, नासपीटे, करम जले राक्षस, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। मैंने कहा खोल मुझे। पागल चुड़ैल, हाथ आई मछली को कभी कोई पानी में वापस नहीं डालता है। अब तो तेरा फिश फ्राई बनेगा। बालासुर, तू मुझसे पंगे मत ले, तेरी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। मैं बताता हूँ हानिकारक क्या होता है। ये कहते ही बालासुर कील के हंटर से उसे मारने लगता है, जिससे चुड़ैल को बहुत दर्द होता है और वो रोती है। छोड़ दे बालासुर, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। अभी भी वक्त है, छोड़ दे। अभी भी वक्त है, हार मान ले, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, चमड़ी तो तेरी उधेड़ेगी जब मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। भैया भैया, तुम्हारी बहन को तुम्हारी बहुत जरूरत है, जल्दी आओ। उसकी चीख भरी आवाज सुनकर भेड़िया तेज रफ्तार में चुड़ैल के पास दहाड़ते हुए पहुंचता है। तभी तेज बारिश होने लगती है और भेड़िया अपनी चुड़ैल बहन को देखकर कहता है, रंपा बहन, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? किसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी बहन पर नजर डाली। भाई मुझे बचा लो, यही है वो दरिंदा बालासुर। मैं विधि कर रही थी और उसने मेरे यज्ञ को भंग कर दिया। तू चिंता मत कर रंपा बहन, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा। पिछली बार मारने में थोड़ी कसर रह गई होगी, आज वो पूरी कर देता हूँ। अले अले ले 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 ले। देखो देखो जरा, चुड़ैल बहन का राक्षस मेरा मतलब वो तो मैं हूँ, भेड़िया भाई आया है। तू बचाएगा अपनी बहन को, आजा बचा ले। बालासुर की बात सुनकर जैसे ही भेड़िया अपनी बहन को बचाने के लिए आगे जाता है तो राक्षस उस पर प्रहार कर देता है, जिससे दोनों के बीच एक युद्ध होने लगता है। पर आखिर एक चुड़ैल भेड़िए की किस प्रकार से बहन हो सकती है? आखिर चुड़ैल और भेड़िया में भाई बहन का रिश्ता कैसे बना, जानने के लिए कहानी के अगले पड़ाव को पार करते हैं। भैया तुम जीत सकते हो, मारो इसे और मारो। बालासुर, आज तू मर के ही रहेगा।
तुम चिंता मत करो बहन, इस बालासुर का मैंने चटनी न बनाया तो मेरा नाम विरूपा नहीं। इस बार मुझे मारना असंभव है, मैं खाली हाथ नहीं लौटा। पूरी तैयारी के साथ तुम दोनों भाई बहनों को मारने आया हूँ। वैसे भी तुम्हारी बहन की मुक्ति नहीं हुई है, सबसे पहले उसी का ही मुक्ति टिकट है। तेरी ये मजाल। इस तरह दोनों बातें करते करते लड़ते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, खूब मुक्केबाजी करते हैं। तभी लड़ाई के बीच भेड़िया की आंखों में बालासुर के लॉकेट का प्रकाश पड़ता है। मेरी आंखें। विरूपा भाई, आप कर सकते हो, मारो इसे। चुड़ैल की बात सुनकर भेड़िए की नजर उसके लॉकेट पर जाती है और कहता है, अच्छा तो तेरे मरने का ये राज है। बालासुर, तूने मेरी बहन को हाथ लगाया है ना, अब तो गया। ये बोलते ही भेड़िया बालासुर के गले से वो लॉकेट खींच लेता है, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और बड़ी आसानी के साथ भेड़िया उसके लॉकेट को उसी अग्निकुंड में डाल देता है जिसमें चुड़ैल यज्ञ कर रही थी। तभी राक्षस भी जलकर भस्म हो जाता है और चुड़ैल भी उसकी बंदिश से आजाद हो जाती है और भेड़िए के गले लगकर कहती है, मुझे पता था भैया, तुम मुझे बचा लोगे। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना वो राक्षस मुझे मार डालता। ऐसे कैसे मार डालता मेरी बहन को? तुमने मेरी रक्षा की है तो भाई भी रक्षा करेगा ना तुम्हारी। उस दिन तुम नहीं होती तो मुझे कौन बचाता? उस दिन जब तुम जंगल से जा रही थी तो धोखे से तुम्हारी नजर मुझ पर पड़ी। वो मुझे बंदी बनाए हुए लगातार मार रहा था। मुझ पर इतने कोड़े बरसाए जिससे मेरा शरीर रक्त में नहा गया। मुझे छोड़ दो बालासुर, क्यों मुझे बंदी बनाकर रखा है? जाने दो। हट, तुझे छोड़ दूंगा तो अपना मकसद पूरा कैसे करूंगा? तेरी ताकतवर शक्तियां मुझ में कैसे समाएंगी? इसलिए तेरा अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। छोड़ दो। अरे मेरी बहन मेरा घर पर इंतजार कर रही है, वो मुझे राखी बांधेगी। छोड़ दो मुझे। ना 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 ना, अपनी बहन की चिंता तो छोड़ दे। मैं उसे कब का मार चुका हूँ और उसकी शक्तियां भी ले चुका हूँ। बालासुर, तूने ठीक नहीं किया, जान से मार डालूंगा मैं तुझे। पहले खुद तो बचा ले अपनी जान। ये क्या? ये राक्षस तो मेरे भाई भेड़िए की जान लेने वाला है, मुझे ही बचाना होगा। बालासुर उसे जान से मारने वाला ही था कि चुड़ैल आकर बालासुर पर वार कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ता है और भेड़िया बच जाता है। शुक्रिया बहन, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी राक्षस उठकर चुड़ैल को मारता है कि चुड़ैल उस पर फिर वार करती है। दो कौड़ी के राक्षस, तू जानता नहीं है तूने किस पर हाथ उठाया है। राक्षस और चुड़ैल में एक के बाद एक भयंकर वार होता है और राक्षस अधमरा हो जाता है और बाकी बची जान भेड़िया ले लेता है और रोने लगता है। मार डाला इसने मेरी बहन को। अरे मेरी बहन को मार डाला। अब जी कर क्या करूंगा मैं? मर जाता तो ही अच्छा होता। क्यों बचाया तुमने मुझे? ऐसे मत बोलो भैया, अगर तुमने एक बहन खोई है तो दूसरी बहन पाई भी है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया। क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ? मेरा भी कोई भाई नहीं है। जरूर बहन, आमतौर पर भाई अपनी बहन की जान बचाता है, पर तुमने तो मेरी ही जान बचा ली। कोई बात नहीं भैया, आज मैंने आपकी रक्षा की है, अब से आप मेरी रक्षा करना। आइए, मैं आपको राखी बांध देती हूँ। बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस तरह चुड़ैल भेड़िए को फूल पत्तों की राखी बनाकर बांध देती है और मांस से उसका मुंह झूठा कराती है। और जब से आप मेरे साथ ही रहने लग गए भैया, आज आपने अपना वचन निभाया, इसलिए क्या मैं आपको आज दोबारा से राखी बांध सकती हूँ? हाँ बहन, क्यों नहीं। इस तरह चुड़ैल भेड़िया के राखी बांधती है और दोनों खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। राखी बनाने वाली गरीब सास बहू। मानवी और कंचन नाम की दो सास बहू का जोड़ा कूड़ेदान के किनारे बने फुटपाथ पर बैठा पड़ा था। तभी कूड़े से भरी गाड़ी आकर कूड़ेदान में ढेर भर जाती है, जिसे देख दोनों सास बहू झट से उठ खड़ी होती हैं। चलिए माँ जी, इंतजार खत्म हुआ। अब इस कूड़े के पहाड़ के बोझ में अपनी किस्मत को टटोलने का समय आ गया है। मानवी बहू, जब से हमारा जीवन अर्श से फर्श पर आया है, कूड़े का ढेर ही तो हमारे पेट भरने का इकलौता आसरा है।
आखिरकार इस कूड़े खत्ते में से ही तो हम सास बहू भंगार का सामान बटोरती हैं और उसे बेचकर अपने पेट भरने का बंदोबस्त करती हैं। ऐसा कहकर दोनों सास बहू फेंटा बांधकर कूड़ेदान में कूद पड़ती हैं और लोहे, स्टील इत्यादि की छटाई करने में जुट जाती हैं। तभी मानवी के हाथों में एक राखी लगती है, जिसे देख वो कहती है, माँ जी, ये देखिए, इस कूड़े के ढेर में मुझे एक चमचमाती सुंदर राखी मिली। बहू, इस राखी और सावन की फुहार देखकर मुझे याद आया, राखी का त्योहार भी आने वाला है, मगर हम सास बहू के पल्ले तो इतने पैसे ही नहीं बचे कि अपने भाइयों के खातिर राखी भी खरीद सके। गरीबी की बेबसी से झुलस रही सास बहू बात बदल देती हैं। फिर कंचन हताश मन से अपने काम में लग जाती है। तभी कूड़े के ढेर से उसके हाथों में अनेकों रंग बिरंगे धागे आकर लिपट जाते हैं। बहू, ये देख जरा, मेरे हाथों में ये डोर कैसे उलझ गई। माँ जी, ये तो राखी बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम की डोर है। माँ जी, इसके धागे के भीतर राखी के गोटे और मोती भी मिले हुए हैं। दोनों सास बहू को कूड़े में राखी बनाने का ढेरों सामान मिलता है, जिसे एकटक निहार कर वो कहती है, सासू माँ, राखी के त्योहार में अभी कुल मिलाकर महीने भर की देरी है। क्यों ना इन धागे और गोटों की सहायता से हम कुछ राखियां बनाकर बेचें। बात तो तूने बड़े ही पते की कही है बहू। कूड़े कचरे का निपटारा हम बाद में करेंगे, पहले राखियों की रचना करते हैं। दोनों सास बहू सच्ची लगन से फुटपाथ पर बैठकर राखियां बनाने लगती हैं। कुछ ही देर में वो 1 दर्जन राखियां तैयार कर देती है। अरे वाह बहू, हम सास बहू ने मिलकर क्या सुंदर राखियों की रचना की है, मगर इसे बेचेंगे कहाँ। माँ जी, किसी भी बाजार या दुकान में ये राखियां आसानी से बिक ही जाएंगी। शाम को बाजार लगने पर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर एक ठेले वाले के पास आकर कहती हैं, अरे सुनो भैया, ये राखियां खरीद लो और जो बन पड़ी दे दो। अरे राखियां तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, मगर मैं इसका ज्यादा मोल नहीं चुका पाऊंगा। इन 12 राखियों का 100 रुपए दे सकता हूँ। ये सुनकर दोनों सास बहू एक दूसरे की सूरत निहारते हुए खुशी से बोल पड़ती हैं, हमें मंजूर है। इस तरह सास बहू बनाई हुई राखियों को बेचकर पैसे लेकर कहती हैं, रस्ते का माल सस्ते में बेच दिया। माँ जी, किसे पता था कि कूड़ेदान का कचरा हमारे इतने काम आएगा, उससे बनाई राखियों का दाम आएगा। अब से ये 100 की एक पत्ती राखी के आने तक हमें हजारों में पहुंचाना होगा। उस 100 रुपए से सास बहू राखी बनाने का सामान खरीद लाती हैं और इस बार पहली बार से कहीं ज्यादा राखियां बनाकर उन्हें बेचने दोबारा से बाजार पहुंच जाती हैं। अरे भैया, आज हम सास बहू और भी तरह तरह की सुंदर आकृतियों वाली राखियां बनाकर लाई हैं। अरे माफ करना बहन जी, मैं एक आम ठेले वाला हूँ, मेरे पास इतनी राखियों की बिक्री नहीं है, आप इसे कहीं और जाकर बेचिए। दोनों सास बहू निराशपूर्ण अपनी बनाई राखियों को लेकर वहां से चल देती हैं। तभी उनकी नजर एक बड़ी दुकान पर पड़ती है, जहां वो दोनों जा पहुंचती हैं। कहिए, आप दोनों को क्या चाहिए? अरे भाई साहब, हम कुछ खरीदने नहीं बल्कि अपनी राखियों को आपकी इस दुकान पर बेचने आए हैं। राखियों का त्योहार आने वाला है, ये रचनात्मक राखियां खरीद लीजिए। हाँ, माफ करना, मगर मेरी दुकान में पहले ही सैकड़ों तरह की राखियां मौजूद हैं, मैं और पैसे निवेश नहीं कर सकता। बदलते मौसम की मार को झेलकर सास बहू बनाई हुई राखियों को लेकर अनेकों दुकानों पर भटकती हैं, मगर इस बार कोई भी उनकी बनाई राखियों को नहीं खरीदता। वो थक हार कर फुटपाथ पर आकर बैठ जाती हैं। लगता है बहू, हमारी राखियां ज्यादा लुभावनी नहीं, इसीलिए शायद राखी के बड़े व्यापारी हमारी बनाई राखियों को अपनी दुकान में शामिल नहीं करना चाहते। माँ जी, हमको अपने हाथ के हुनर पर शक करने की जरूरत नहीं और हम यूं हार नहीं मान सकते। हम इसी फुटपाथ पर बैठकर अपनी राखियां बेचेंगे। सास बहू में जोर शोर से राखियों को बेचने की होड़ मच जाती है। रंग बिरंगी रचनात्मक राखियां ले लो, पीली चमकीली राखियां ले लो, आओ आओ बहनों, आकर्षक रेशमी राखियां ले लो। तभी झुमरी नाम की एक औरत झूमते हुए उनकी राखियों को हाथ में उठाकर कहती है, हाय दैया, पिछले 2.25 घंटा से हम ऐसा ही तो राखी तलाश करत हैं। अरे हम अपना परिचय देवे तो भुलाए गए। हम हैं झुमरी फ्रॉम झुमरी तलैया। का भाव की पड़ी एक राखी? सभी राखियों का अलग अलग मूल्य है, आपको कौन सी राखी दूं?
रेशमी राखी, चौरस पट्टी की राखी, पतली पट्टी की राखी। अरे हमको तो इस सारा राखी चाहिए का है ना, हम जरा भरे पूरे परिवार से बिलोंग करत हैं। बिटिया, अगर सारी राखियां खरीदनी है तो थोक रेट के 500 में पड़ेंगी। ये 25 राखियां मेहनता जरा ज्यादा लगा है, इसीलिए दाम थोड़ा ज्यादा है। अरे नहीं काकी, आप तो सबन जन से सस्ता राखी बेचत हो, बाकी राखी वालों ने तो गला काट दाम रखा है राखियों का। इस तरह दूसरी बार बनाई हुई राखियों से दोनों सास बहू को 500 का पड़ता मिलता है, जिससे वो कूड़े के ढेर से उठकर एक किराए की खोली खरीद कर रहने लगती हैं। अब हर सवेरे सास बहू रंग बिरंगी राखियां बनाकर उन्हें गांव-गांव में घूमकर बेचने लगती हैं। एक शाम, बहू, यकीन ही नहीं पड़ रहा कि राखियों को बेचकर हमने 100 का एक पत्ता बटोरा था, आज वो एक पत्ता 5000 दमड़ी में बदल गया। माँ जी, हर एक दिन हमारी राखियों की मांग जो बढ़ती जा रही है। अभी भी राखी के त्योहार में पूरे 72 घंटों की भारी देरी है। क्यों ना हम इस पैसे से एक राखी की भारी दुकान खोलें। बहू, ये राखी का त्योहार तो अगले 3 दिनों के आखिर तक खत्म हो जाएगा, फिर क्या। माँ जी, ये मेरी दूर की सोच है। देखिए, अगले 3 दिनों तक राखियों की होड़ मची रहेगी, जिससे दुकान का किराया निकल जाएगा, और फिर राखी के त्योहार के जाने के बाद हम उस दुकान में दूसरे त्योहारों का साज सज्जा का सामान रखेंगे, जैसे 15 अगस्त पर पतंग की बिक्री, दिवाली पर दियों की बिक्री। अरे वाह बहू, तेरी सोच तो मेरी समझ से परे निकली। उसी रोज दोनों राखी की भारी दुकान खोलती हैं। हमने ये दुकान तो ले ली, मगर राखी के आने वाले अगले 2 दिनों तक हमें रच जगह करके राखियां बनानी पड़ेंगी और दिन में उनकी बिक्री करनी होगी। इससे हम इन राखियों से बहुत पैसे बटोर लेंगे। दोनों सास बहू एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिन रात एक करके अनेकों आकार की राखियों की रचना करती हैं। माया नाम की एक लड़की वहां आके कहती है, अरे वाह, आपकी राखी की दुकान पर बड़े यूनिक राखियां हैं, मुझे मोर पंख वाली राखी चाहिए। ये लो मोर पंख वाली राखी, मगर इसका दाम जरा तेज है। प्राइस की परवाह मत कीजिए, मुझे तो इस राखी की बारीकियां भा गई। ये सारी मोर पंख राखी पैक कर दो। एक के बाद एक राखी खरीदने आई बहनों की बड़ी भीड़ सास बहू की राखी की दुकान पर जम जाती है। अगले 2 दिनों में उन्हें भारी मुनाफा हासिल होता है, जिससे वो एक बड़ा घर बार हासिल कर लेती हैं। माँ जी, हमारी राखी की दुकान की शुरुआती बोहनी भी इतनी भारी तौर से हुई थी, तभी हम फर्श से अर्श पर एक बार फिर लौट आए। हाँ बहू, राखियां बेचकर हम सास बहू के पास इतना पुख्ता पैसा जमा हो गया कि बड़े धूमधाम से हम बहनें भी अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। इस तरह अंत में राखी के रोज दोनों सास बहू बड़े ही आनंद से अपने भाइयों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती हैं। सुनामी लाने वाली चुड़ैल। रात का समय था, गांव के सभी लोग अपने घर में आराम से सो रहे थे। इतनी रात के समय एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। लगता है गांव के सभी लोग सो गए हैं, लेकिन मुझे तो कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है। चुड़ैल ऐसा कहती हुई गांव में पहुंच जाती है। उसके बाद चुड़ैल गांव के चारों तरफ देखती है और कहती है, अरे वाह, बड़ी शांति नजर आ रही है, लेकिन शांति मुझे पसंद कहाँ है। जब तक थोड़ा सा बवंडर ना मचा दूं, तब तक मजा नहीं आता। अब लगता है इन गांव वालों की नींद हराम करनी ही पड़ेगी। तभी चुड़ैल गोल गोल घूमने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल के घूमते हुए बहुत ही तेज आंधी चलने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल अचानक से सुनामी ले आती है और सुनामी के बीच में से निकलकर हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगती है। क्या बात है, कितना मजा आ रहा है इस आंधी तूफान में। मेरी जैसी सुनामी कोई नहीं ला सकता। बहुत मजा आ रहा है। जब तक मैं ऐसी तूफानी ना कर लूं, तब तक मजा कहाँ आता है। चुड़ैल सुनामी के मजे ले रही होती है, वहीं दूसरी तरफ बेचारे गरीब गांव वालों के घर उजड़ने लगते हैं। सुनामी के चलते चलते कई कच्चे घरों की छत भी उड़ जाती है और गांव के चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, जिसके बाद गांव के लोग नींद से जागकर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। अरे अरे भागो भागो गांव वालों, अरे अपनी जान बचाकर भागो। अरे देखो कितनी भयानक सुनामी आई है गांव में। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? ये चुड़ैल हमें जीने नहीं देगी।
बार बार सुनामी लाकर हमारी जिंदगी इसने बर्बाद कर दी है। गांव के सभी लोग अपने घर वालों को इकट्ठा करके अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। ये सब देखकर चुड़ैल को बहुत मजा आता है और वो जोर जोर से हंसते हुए कहती है क्या बात है, गांव वाले कैसे तड़प तड़प कर भाग रहे हैं। इन कीड़े मकोड़ों को देखकर तो बहुत आनंद मिल रहा है। थोड़ा सा और तड़पा लूं, उसके बाद इन्हें छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सुनामी से गांव वालों को परेशान करती है, जिसके बाद देखते ही देखते चुड़ैल सुनामी के साथ गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारे गांव वालों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। आप जानते हो ना, मुझे पानी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। अरे बहना, तू कितनी डरपोक है। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, और फिर तेरी भाभी भी तो है, और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होंगे नाव के अंदर। बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद हम तो सब लोग शहर पहुंच जाएंगे। भैया आप क्यों हमें शहर लेकर जा रहे हो? मुझे कहीं नहीं जाना। नंदिनी की बात सुनकर आकाश रोने लगता है और रोते हुए अपनी बहन से कहता है, अरे बहन, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ रहे तो यहाँ की भूखमरी से हम लोग मर जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। ना चाहते हुए भी नंदिनी आकाश और अपनी भाभी शिल्पा के साथ नाव में जाकर बैठ जाती है। धीरे धीरे नाव चलने लगती है और पानी को देखकर नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है और डरने लगती है। हे राम 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 राम, हे राम 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 राम, हे राम 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 राम। नाव में बैठे हुए कुछ लड़के ये सब देख रहे थे और वो आपस में बात करने लगते हैं। अरे दोस्तों देखो जरा, ये लड़की कितनी बुरी तरह डर रही है। हाँ, मुझे तो बहुत देर से इसे देखकर हंसी आ रही है। तो फिर देरी किस बात की है, चलो इसे और डराते हैं। तभी अमित जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भागो रे भागो, यहाँ से भागो, सुनामी आने वाली है। तभी करण और राहुल नाव को जोर जोर से हिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से पानी जोर जोर से छलकने लगता है। ये सब देखकर नंदिनी बहुत बुरी तरह डर जाती है। कोई नहीं बचेगा, हम सब मारे जाएंगे। मैंने कहा था ना भैया, नाव में मत बैठो, मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अब हम लोग क्या करें? अब हम में से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। आकाश अपनी बहन नंदिनी का हाथ पकड़ता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही पानी छलक कर नंदिनी के चेहरे पर गिरता है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और इस घबराहट में वो सांस लेना भूल जाती है, जिसके बाद कुछ ही देर में वो मर जाती है। अरे नंदिनी, नंदिनी उठो, नंदिनी, अरे तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी नंदिनी। अरे उठो नंदिनी। शिल्पा रोते हुए आकाश से कहती है, अजी अपने को संभालिए, नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं रही। आकाश को यह सुनकर बहुत दुख होता है, जिसके बाद आकाश जैसे ही शहर पहुंचता है वो सबसे पहले उन लड़कों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाता है, जिसके बाद अपनी बहन नंदिनी का अंतिम संस्कार करता है। लेकिन मरने के बाद भी नंदिनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है। कितने निर्दयी है ये लोग, इन्होंने मुझे डरा कर मार दिया। अब मैं इन्हें रोज तड़पा तड़पा कर मारूंगी और इतना डराऊंगी कि इनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। चुड़ैल रात के समय गांव पहुंच जाती है और अपनी शक्तियों से गांव के अंदर सुनामी ले आती है। वो गांव के लोगों को सुनामी के चलते खूब तड़पाती है, जिसके बाद वो अपने साथ सुनामी को वापस ले जाती है। इसके चलते गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक दिन सभी आपस में बात करते हैं, अरे गाँव वालों, अब हम कब तक इस चुड़ैल की सुनामी का कहर बर्दाश्त करते रहेंगे? अरे मानो रोज रोज हमारी जान हमारे हलक तक पहुंच जाती है। अरे इस तरह डरते डरते कैसे जिएंगे? हाँ, तुम लोग सही कहते हो, हमें उस चुड़ैल का कुछ तो करना ही होगा। मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, हम उनकी मदद से चुड़ैल को अपने गांव से भगा सकते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उसे गांव में हो रही परेशानी के बारे में बताते हैं। तुम लोग चिंता मत करो, आज की रात में सुनामी वाली चुड़ैल को पकड़ कर ही रहूंगा। अभी तुम लोग वापस लौट जाओ और रात होने का इंतजार करो। गांव के सभी लोग वापस अपने घर लौट आते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और आधी रात के समय चुड़ैल फिर से गांव में सुनामी लाने के लिए आ जाती है। बहुत शांति हो रही है, चलो फिर से इन्हें सुनामी के कहर से डराया जाए। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है कि तभी तांत्रिक बाबा मंत्र पढ़ते हुए उसके सामने प्रकट होते हैं। ओम ह्रीं
ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं, जिसके बाद वो गांव में सुनामी ला नहीं पाती। तभी चुड़ैल को गुस्सा आता है और वो तांत्रिक से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तांत्रिक मेरे काम में विघ्न डालने की? देख सुनामी लाने वाली चुड़ैल, इस गांव को छोड़कर यहाँ से चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तू मुझे इस गांव से भगाएगा? तुझे भी मेरी शक्तियों के बारे में अभी पता नहीं। रुक, तुझे मैं अपनी शक्तियों का सामना करवाती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल तांत्रिक बाबा के ऊपर अपनी शक्तियों से वार करने वाली ही होती है कि इतने में गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर उसके ऊपर बाल्टी भर के पानी फेंक देते हैं। जैसी चुड़ैल पानी में भीगती है वो बहुत बुरी तरह तड़पने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे भगाने से भाग जाऊंगी? मैं लौट कर आऊंगी, मैं दोबारा आऊंगी। पानी गिरते ही चुड़ैल तड़प तड़प कर मर जाती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर पानी से ही लगता था। इसी के चलते चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। जादुई सोने की राखी का पेड़। दूर दराज बसे कर्मपुरा गांव में चंदा नाम की एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों रोशन और मानवी के संग रहा करती थी। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद से चंदा अकेले ही अपने दोनों बच्चों को पाल रही थी। वो लोगों के घर में चौका बर्तन करके बच्चों का पेट भरा करती थी। फिर एक रोज चंदा बीमारी की चपेट में आ गई और बिछौना धर लिया। एक 5 साल का रोशन कहता है, मानवी दीदी, माँ को क्या हुआ है? माँ कमजोर क्यों होती जा रही है? माँ कुछ खाती पीती क्यों नहीं? इस तरह 13 साल की मानवी रोशन को जवाब देते हुए कहती है, माँ बीमार है रोशन। अचानक से चंदा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके साथ छटपटाते हुए जोर जोर से सांस लेते हुए कहती है, मानवी बेटिया, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा सफर यहीं तक था। बड़ी बहन माँ के बराबर होती है। मेरे जाने के बाद तू अपने छोटे भाई रोशन का ख्याल रखना, वादा कर बेटा। इसी पर मानवी रोते हुए कहती है, माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखूंगी माँ। उसी पर चंदा अपनी आंखें मूंद कर उन्हें अनाथ कर देती है। दोनों भाई बहन उसकी छाती पर सर रखकर फूट फूट कर रोते हैं। गांव के लोग उन्हें कुछ पैसे की मदद करते हैं, जिससे वो चंदा के शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर मानवी अपने भाई के साथ घर लौट आती है, जहां नन्हा रोशन उसके सामने भूख जाहिर करते हुए कहता है, मानवी दीदी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भाई की भूख मिटाने के लिए मानवी घर के सभी बर्तनों को टटोलने लगती है और कहती है, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊंगी? मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ये दौड़ती भागती हुई मानवी गांव में रहने वाली सविता के घर आकर कहती है, सविता काकी, मेरा भाई भूखा है, उसकी खातिर कुछ खाने को दे दो। सविता उस पर तरस खाकर एक रोटी दे देती है, जिसे लेकर मानवी घर आती है। एक रोज तो मानवी अपने भाई की भूख को जैसे तैसे शांत कर देती है। फिर अगले दिन, अरे तो फिर आ गई, मेरा भाई भूख से भी लग रहा है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सविता का पति कन्हैया उसे कहता है, अरे हमने क्या तुम अनाथों का बीड़ा उठाया है जो चली आती है मुंह उठाकर खाना मांगने? चल भाग यहाँ से। कन्हैया की झड़प से मानवी डरी सहमी वहाँ से बाजार में आकर लोगों के आगे हाथ पसारते हुए कहती है, मेरा भाई भूख से भी लग रहा है, भगवान के खातिर कुछ खाने को दे दो। मानवी हाथ फैलाकर लोगों से मदद की गुहार लगाती है, मगर कोई उसकी मदद नहीं करता, जिसके बाद वो उदास मन से घर चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई पड़ता है। वो थक हार कर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, माँ, आपकी बेटी एकदम बेबस हो गई है। आज मैं अपने भाई को भरपेट भोजन भी नहीं करा सकती। बाजार में कितनी राखियां बिक रही थी, क्योंकि कल राखी का त्योहार है, मगर मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं कि मैं अपने भाई के खातिर एक राखी खरीद सकूं। जैसे ही मानवी के आंसू की बूंदें पेड़ों के जड़ों में पड़ती हैं, उसी पल अचानक मानवी के हाथों में एक चमचमाती सोने की सुंदर सी राखी पेड़ के नीचे आ गिरती है, जिसे देखकर मानवी की आंखें चमक उठती हैं। अरे, ये तो एक सोने की राखी जैसी लग रही है। मानवी झट से पेड़ पर नजर उठाकर देखती है, जहाँ पेड़ के हर एक डाल और शाखाओं पर सोने की अनेकों राखियां टंगी होती हैं।
ये कैसा जादुई पेड़ है जिस पर सोने की राखियां लगी हुई हैं? एकाएक उस पेड़ में मानो जान पड़ जाती है। पेड़ की इंसानों की भांति आंखें, कान, नाक, मुंह उग आता है। डरो नहीं, मैं एक जादुई पेड़ हूँ जिसपे सोने की राखियां उगती हैं। मैं हर सावन में हरा भरा हो जाता हूँ क्योंकि इस सावन में राखी का पावन पर्व जो पड़ता है। अगर तुम्हें और भी सोने की राखियों की जरूरत हो तो मुझ में से तोड़ लो। मुझे अपने भाई की कलाई पर बांधने के खातिर सिर्फ एक ही राखी की जरूरत है। तुम्हारा धन्यवाद जादुई राखी के पेड़। अब मैं चलती हूँ। मानवी सोने की राखी को लेकर घर लौट आती है। अगली सुबह पूरे गांव में रक्षाबंधन की चहल पहल मची हुई थी। मानवी अपने भाई को वो सोने की राखी बांधते हुए कहती है, मेरे प्यारे राजा भैया, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। दीदी, मैं भी आपको तोहफा देना चाहता हूँ। इस पर मानवी हिचकते हुए कहती है, अरे मेरे नन्हे भैया राजा, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। राखी का बंधन भाई की कलाई पर प्यार बांधकर बहनें करती हैं। दीदी, ये राखी तो सोने की राखी जैसी लग रही है। आपके पास सोने की राखी खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? ये राखी मैंने नहीं खरीदा, बल्कि एक जादुई राखी के पेड़ ने मुझे ये राखी दी। ये सुनकर रोशन बड़ी आंखें करते हुए कहता है, मैंने तो आज तक फलों के पेड़ को ही देखा है। मुझे भी उस सोने की राखी के जादुई पेड़ को देखना है। फिर चलो मेरे साथ। मानवी रोशन दोनों उस जादुई पेड़ के पास जाते हैं। दीदी, ये पेड़ तो एकदम साधारण पेड़ के जैसा है। एक जादुई राखी के पेड़, अपनी असली तस्वीर दिखाओ, अपने असली अवतार में आओ। एक तेज लौ के साथ साधारण सा खड़ा पेड़ जादुई सोने राखी के पेड़ में बदल जाता है। अरे ये तो जादू है। इस पेड़ की हर एक डाल पर कितनी सारी सोने की राखियां लटकी हुई हैं। मानवी, तुम्हें जितने भी सोने की राखियां चाहिए हो उसे अभी ही तोड़ कर ले जाओ, क्योंकि आज राखी के त्योहार के खत्म होने के साथ मैं अगले 1 साल तक साधारण पेड़ बन जाऊंगा। ऐसा सुनकर मानवी जादुई पेड़ पर लगी सोने की राखियों को तोड़ने को हाथ बढ़ाती है। तभी जादुई पेड़ की डाल नीचे झुक जाती है, जिससे मानवी अनेकों सोने की राखी तोड़कर इकट्ठा कर लेती है। मैंने तो इस जादुई पेड़ की सारी सोने की राखियां तोड़ ली। अब ये जादुई पेड़ एकदम उदास लग रहा है। ऐसा सोचकर वो सर जमीन की तरफ गड़ाती है, जिसके साथ हर एक डाल पर दोबारा से सोने के सैकड़ों राखियां उगाती हैं। मानवी, अब हम अगले सावन में मिलेंगे राखी के त्योहार पर। तब तक अलविदा। और पूरे 1 वर्ष के लिए जादुई राखी का पेड़ विलुप्त हो जाता है। मानवी सोने की राखियों को सुनार से सौदा करके पैसे लाती है, जिससे मानवी अपने घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करती है। देखते ही देखते साल होने को आ जाता है। मानवी की सहेली कमली उसके पास आकर कहती है, अरे कमली, तू ऐसे क्यों रो रही है? मेरा घर परिवार खाने को मोहताज हो गया है। कल राखी का त्योहार है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हो तो मुझे 1 दिन के लिए उधार दे दे, ताकि उनसे मैं बाजार में राखी भेज सकूं। तेरी ये सहेली तुझे विश्वास दिलाती है कि इस बार की राखी तो बड़े धूमधाम से मनाएगी। आ मेरे संग। मानवी कमली की मदद करने के लिए उसे लेकर जादुई राखी के पेड़ के पास आती है। ए साधारण पेड़, इसी पर अपना जादुई परिचय दो। मानवी के शब्द से अचानक जादुई पेड़ बोल पड़ता है और जिसके डाल डाल पर चमचमाती सोने की राखियां उगाती हैं। आओ मानवी, तुम्हारा स्वागत है। जादुई पेड़, मेरी सहेली कमली की मदद करो। जादुई पेड़ अपने ऊपर से अनेकों सोने की राखियां बरसाते हुए कहता है, जाओ, बड़े आनंद के साथ राखी का त्योहार मनाओ। ये क्या था? जैसे जिन्न का जादू होता है, वैसे ही ये जादुई राखी का पेड़ है। इन सोने की राखियों को तू रख ले। इस तरह मानवी जादुई राखी के पेड़ से न सिर्फ अपना बदहाल जीवन सुधारती है, बल्कि अन्य गरीब लोगों की मदद करके उन्हें राहत पहुंचाने का जिम्मा उठाती है। और वो हर एक साल गरीब बहनों को सोने की एक राखी बांटकर उनके रक्षाबंधन के त्योहार को प्यार और खुशियों से भर देती है। रात के अंधेरे में सुनसान जंगल के अंदर एक माया नाम की चुड़ैल अपने गंवार पति सोहन से कहती है, एक इंसान को पकड़ कर लाने कहा था, पर तुमसे वो भी नहीं हो पाया। कितने नक्कारा और गंवार पति हो तुम। एक काम भी तुमसे नहीं होता। अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों होती हो? रुको, मैं तुम्हारे शिकार का इंतजाम करता हूँ। व्हाट रबिश, ये क्या लगा रखा है? भाग्यवान भाग्यवान, डार्लिंग, बोलो डार्लिंग। माया बोल ही रही होती है कि तभी उसे गाने की आवाज सुनाई देती है
और माया उस ओर देखती है तो रमेश गाना गाता हुआ जा रहा होता है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वहां से रमेश को जाता देखकर माया अपने पति से कहती है, ये तुम्हारे पास दूसरा मौका है। अगर इस बार भी तुमने जाल बिछाकर मेरे लिए शिकार को नहीं पकड़ा तो फिर मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस बार मैं तुम्हारे लिए शिकार जरूर पकड़ूंगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी घर से जाल लेकर आता हूँ। मूर्ख इंसान, कितना भी मैं तुम्हें समझदार बनाने की कोशिश कर लूं, लेकिन रहोगे तुम गवार के गवार ही। अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह मत देखो और जाकर उसे अपने बातों के जाल में फंसाओ, फिर मैं उसका शिकार करूंगी। जिसके बाद सोहन रमेश के पास जाता है। सोहन को देखकर रमेश बोलता है, अरे सोहन, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों, कुछ काम था क्या तुमको मुझसे? हाँ है तो सही। क्या, बताओ मुझे। मैं बताती हूँ। आवाज सुनकर रमेश पीछे पलटकर देखता है और चुड़ैल को देखकर डरते हुए बोलता है, चुड़ैल भागो यहाँ से। चुड़ैल नहीं, माया। माया हूँ मैं, माया। पलटती हूँ मैं सबकी काया। अब तो यहाँ से भागकर नहीं जा सकता। मरेगा तू और तुझे मैं मारूंगी। इतना बोलते ही माया तलवार से रमेश की गर्दन धड़ से अलग कर देती है और उसे खाकर बोलती है, अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। इसी तरह हर रात माया अपने गंवार पति से जाल बिछवाती और लोगों को उसमें फंसा कर उन्हें मार दिया करती। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात 3 दोस्त कार्तिक, नैना और रोहित कार में बैठकर जंगल के उसी रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी कार्तिक बोलता है, अरे इस नैना के चक्कर में तो हम भी अच्छा भला फंसे। सही कहा, जैसे ये खुद जंगली है उसी तरह हमें जंगल में लेकर जा रही है। क्या यार, तू भी अब एक जानवर जंगल में नहीं रहेगा तो क्या घर में रहेगा? इस बात पर दोनों हंसने लगते हैं। तभी नैना बोलती है, अच्छा, तो मैं तुम दोनों को जानवर दिखती हूँ, वो भी जंगल में रहने वाली। रुको, अभी तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। इतना बोलकर नैना उन दोनों को मारने लगती है। अरे अच्छा बस कर, बस 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 रुको यार, हम तो मजाक कर रहे थे। मारना बंद करो, नहीं तो कार की पेड़ से टक्कर हो जाएगी। ठीक है, इस बार तो मैं तुम दोनों को माफ कर रही हूँ, लेकिन फिर दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो मैं तुम दोनों का सर फोड़ दूंगी। मस्ती मजाक करते हुए वो तीनों आगे बढ़ रहे थे कि तभी कार्तिक को बीच रास्ते में एक आदमी लेटा हुआ दिखता है। ये देख कार्तिक बोलता है, अरे वो आदमी सड़क पर क्यों गिरा हुआ है? कहीं वो बीमार तो नहीं? चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद वो तीनों कार से नीचे उतरते हैं और उस आदमी के पास जाने लगते हैं। तभी वहां पर माया चुड़ैल आकर कहती है, कितनी आसानी से ये इंसान जाल में फंस जाते हैं। इतना बोलते ही माया कार्तिक और रोहित को मारकर खा जाती है। अपने दोनों दोस्तों को मरते देख नैना बहुत ज्यादा डर जाती है और हिम्मत करके चुड़ैल से बोलती है, कौन हो तुम और क्यों तुमने मेरे दोस्तों को मारा? बताओ मुझे। मारूंगी, और अब मैं तुझे भी मारूंगी। मार देना मुझे, लेकिन मरने से पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तू जानना चाहती है तो फिर सुन। माया शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी और पेशे से एक टीचर थी, लेकिन उसके माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी गांव में सोहन नाम के लड़के से करा देते हैं, जो कि अनपढ़ और गंवार था। शादी के बाद जब ये बात माया को पता चलती है तो वो अपनी सास कौशल्या से बोलती है, माँ जी, आप लोग इतने धनी हैं, फिर भी आपने सोहन जी को क्यों नहीं पढ़ाया लिखाया? बहू, इस गांव में दूर दूर तक स्कूल नहीं है, तो तुम ही बताओ मैं सोहन को कैसे पढ़ाती? क्या इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है? सरकार तो गांव के लिए कितना कुछ कर रही है, तो फिर ये गांव उन सारी सुविधाओं से कैसे वंचित है? बहू, ये सारा किया धरा गांव के मुखिया शंकर चौधरी का है। वो नहीं चाहता कि इस गांव में स्कूल बने और बच्चे पढ़े। ऐसे कैसे उसके ना चाहने से इस गांव में स्कूल नहीं बना? मैं बात करती हूँ उनसे। जिसके बाद माया अपने पति सोहन के साथ शंकर चौधरी के घर जाती है और उससे बोलती है, शंकर जी, मैं गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और यहाँ स्कूल खुलवाना चाहती हूँ। तुम एक औरत हो और औरत को अपने दायरे में रहना चाहिए। अब चली जाओ यहाँ से,
मेरे रहते हुए यहाँ कोई स्कूल नहीं खुलेगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे यहाँ स्कूल नहीं खुलता। इतना बोलकर माया अपने गंवार पति सोहन का हाथ पकड़ती है और उठकर वहाँ से घर की तरफ चल देती है। तभी रास्ते में सोहन बोलता है, अरे माया, मेरी बात मानो, तुम इन मामलों में मत पड़ो। शंकर चौधरी और उसके गुंडे बहुत खतरनाक हैं। होंगे, मैं किसी से नहीं डरती और डर के जीना भी कोई जीना है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कल ही गांव के डीएम से मिलने जाऊंगी। अगले दिन माया गांव के डीएम के पास जाती है और उससे बात करके स्कूल बनवाने का नोटिस लेकर जंगल के रास्ते हुए घर लौटने लगती है कि तभी शंकर चौधरी अपने 3 गुंडों के साथ उसका रास्ता रोके खड़ा होकर बोलता है, तुझे मैंने औरत समझकर क्या छोड़ दिया, तू तो मेरे सिर पर ही बैठ गई। लेकिन अब देख कैसे मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। शंकर की बातें सुन और उसके गुंडों को देखकर माया वहां से भागने लगती है। तभी शंकर के तीनों गुंडे माया को पकड़ लेते हैं और माया बोलती है, अगर आपने मुझे मार दिया तो इस गांव का भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं हो पाएगा। परंतु इस वक्त तो तेरा भविष्य अंधकार में डूबने वाला है। इतना बोलते ही शंकर चाकू से माया का गला काट देता है और उसकी लाश को वहीं दफना देता है। जिसके बाद से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है और मैं लोगों को मार रही हूँ। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन एक शिक्षक होकर तुमने ये बहुत गलत किया। सही गलत तो गुरु सिखाता है, लेकिन जब गुरु ही गलत करने पर उतर जाए तो फिर सही राह कौन दिखाएगा। नैना की बात सुनकर माया को अपने किए पर पछतावा होता है और वो कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं चाह कर भी यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मेरी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती। और क्या है वो तुम्हारी अधूरी इच्छा? मैं इस गांव में स्कूल बनवाना चाहती थी, लेकिन मेरे जीते जी ये इच्छा पूरी नहीं हुई और उन लोगों ने मुझे मार डाला। लेकिन अगर तुमने इस गांव में स्कूल बनवाकर मेरी इस इच्छा को पूरा कर दिया तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैं एक कलेक्टर हूँ और मैं तुम्हारी इस अधूरी इच्छा को पूरा करके तुम्हें जरूर मुक्ति दिलाऊंगी। जिसके बाद नैना गांव में स्कूल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट शहर के सबसे बेस्ट एसीसी बिल्डर्स को दे देती है और कुछ ही महीनों के अंदर स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। स्कूल को देखकर माया खुश होती है और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा होता देख उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।